क्लास 10th में एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देख लीजिए इसमें कितना टॉपिक है, समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया है, दूसरा रासायनिक समीकरण है, तीसरा नंबर पर संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है, और रासायनिक समीकरण को हम लोग प्रकार पढ़ेंगे। इसके बाद संक्षारण क्या है और विकृत गंधिता क्या है। ये सब इतना ही टॉपिक है, 1 2 3 4 और 5 और 6 वो टॉपिक को हम लोग समझ लेंगे। समझिए एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और एक ही वीडियो में हम सब टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आप पूरा फुल वीडियो को जरूर देखिएगा, तब इस चैप्टर को अच्छा से समझ जाइएगा आप। इसके बाद ऑब्जेक्टिव मारिएगा, ऑब्जेक्टिव लगेगा आसान तरीके से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पहला टॉपिक, चलिए तो पहला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण कराता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग हाइड्रोजन को लिए और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दिए तो हमारा नया पदार्थ जल बन गया। ये रासायनिक अभिक्रिया के चलते हुआ, ठीक है, जल बना। इस तरफ हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा निर्माण हो जाएगा। ये भी रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू ही हुआ, ठीक है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, देखिए अब ध्यान से, यह कि जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करके, यहाँ देखिए हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, दोनों मिला संयोग किया, इन्हें अभिक्रिया कर दिया तो इधर नया पदार्थ बन गया, तो जल बन गया। तो यही अभिक्रिया जो इसमें अभिक्रिया हुआ वो कौन अभिक्रिया कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। एक नया पदार्थ का निर्माण कर दिया, रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू हुआ, ठीक है। अब देखिए जो इधर हमारा पदार्थ है, जो पदार्थ भाग ले रहा है, ठीक है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अभिकारक। अभिकारक ध्यान से समझिएगा। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नया पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल क्या बोलते हैं, प्रतिफल। कोई कोई इसको उत्पाद भी कहता है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में देखें उत्पाद है, ठीक है। चलिए, यानी कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसको अभिकारक कहेंगे। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, ठीक है, नया पदार्थ का निर्माण कर दिया, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, प्रतिफल या उत्पाद कहलाता है, ठीक है। तो इधर भी क्या है, हमारा जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। इधर जो प्राप्त हो गया वो क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में ये आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अभिकारक का डिफिनेशन देख लेते हैं और प्रतिफल का डिफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग अभिकारक और प्रतिफल को समझ लेते हैं। तो जो पदार्थ यानी कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यहाँ पर पदार्थ लिख देते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक भाग लिया है और इसमें क्या किया, आगे जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है वो प्रतिफल कहलाता है। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। और प्रतिफल किसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ जो नया पदार्थ बनता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह इसको आप लिखिएगा कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं, यानी उत्पाद कहते हैं। और इधर अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है पदार्थ उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग रासायनिक समीकरण को समझते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं प्रतिफलों को प्रदर्शित करने के लिए पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों को व्यवस्थित करना ही रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं प्रतिफलों को प्रदर्शित करने के लिए पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों को व्यवस्थित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए उदाहरण के लिए हम उदाहरण पे समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम हाइड्रोजन लिए और क्लोरीन लिए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। अभी हम अभिकारक प्रतिफल पीछे समझा दिए आपको, ठीक है, अभिकारक है। और इसके बाद कह रहा है मिश्रण को सूर्य को प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अब इसको हम लोग जब इसका देखिए संकेतों और सूत्रों को रूप में जब व्यवस्थित कर देंगे तो इसका रूप छोटा हो जाएगा। यही हमारा रासायनिक का समीकरण कहलाएगा। यानी कि संकेतों एवं सूत्रों के रूप में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाता है। आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे हम हाइड्रोजन बोला है तो हम ले लेंगे हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ हमारा पर क्या बोला है, क्लोरीन बोला है, तो हम ले लिए क्लोरीन। और जब हम अभिक्रिया करा दिए सूर्य की उपस्थिति में, मान लीजिए हो रहा है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश से जब हम अभिक्रिया इसको करा दिए तो हमारा इधर क्या बच गया, बन गया, जो बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। हम यहाँ पर 2 लगा लेते हैं संतुलित करने के लिए, संतुलित पढ़ाएंगे पीछे क्या होता है, ठीक है। तो यही देखिए संकेत के रूप में हम इसको लिखे हाइड्रोजन, और इसका सूत्र जो होता है यही होता है, ठीक है। यहाँ पर संकेत दे दिए, व्यवस्थित कर दिया, और इधर जो हमारा क्रिया बन गया वो क्या करेगा, पूर्ण रूप से HCl हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, ठीक है। तो यही व्यवस्थित करना ही छोटा रूप में क्या कहलाता है, रासायनिक
समीकरण कहलाता है। यानी कि जो इस रूप में लिखा है समीकरण के रूप में लिख देना है इसको, ठीक है, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे हिंदी में रहेगा हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। इसको जब आप सूत्र से व्यवस्थित कर दीजिएगा, ठीक है, उसको संकेत के द्वारा और सूत्रों के द्वारा इसका व्यवस्थित कर दीजिएगा। संकेत इसका क्या होता है, एच होता है, यानी कि सूत्र भी हाइड्रोजन का है एच हुआ, और क्लोरीन का क्या होगा, क्लोरीन का Cl होता है, यानी ठीक है, तो Cl2, तो इसका भी संकेत जो हुआ Cl2 हुआ, और क्लोरीन जो हुआ 2 है, सूत्र होगा इसका, ठीक है, Cl, और इसको क्या HCl इधर प्राप्त हो गया, तो क्या कहलाएगा, यही लिखना ही, मतलब इस समीकरण लिखना ही क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे। अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए, एक है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। तो आप बताइए कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व यह है कि दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या को समान बराबर किया जाता है, ठीक है, यानी कि दोनों ओर के तत्व जो होते हैं, दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है, यही रासायनिक समीकरण का महत्व है। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इधर बना है, तो गिनेंगे, इधर मैग्नीशियम का है 2 ऑक्सीजन 2 है, और मैग्नीशियम 1 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 करना पड़ेगा ना। तो मान लीजिए हम सबसे पहले यहाँ का लगा दिए 2 लगा दिए, तो ऑक्सीजन तो हमारा 2 होगा, लेकिन मैग्नीशियम को हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब देखिए दोनों और आपस में क्या हो गया, परमाणु की संख्या बराबर हो गया, ठीक है। इसी तरफ इसको देख लेते हैं, इसको हम लोग दोनों परमाणु की संख्या जब बराबर हो गया, तो इसको ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं, या संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व कह सकते हैं। यही इसका महत्व था कि इसमें दोनों और परमाणु की संख्या का किया जाता है, बराबर किया जाता है। यहाँ जिंक है, इनका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, इधर भी जिंक सल्फेट है और हाइड्रोजन है। तो अब गिनेंगे हम, जिंक Zn एगो है, Zn को एगो है, चलिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ SO4, यहाँ भी SO4, यानी सल्फर एगो है, ऑक्सीजन 4 गो, तो सल्फर एगो ऑक्सीजन 4 गो, ये आपस में ही क्या है, संतुलित है, ये आपस में ही संतुलित है, यानी इसमें दोनों ओर के परमाणु की संख्या क्या है, बराबर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको रासायनिक समीकरण का महत्व पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक पे चलते हैं। चलिए अगला हमारा टॉपिक है कि रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार 5 होते हैं। कितना होते हैं जी, रासायनिक अपक्रियाओं के हम लोग प्रकार कितना पढ़ेंगे, तो 5 पढ़ेंगे। कितना, 5। देखिए पहला जो है संयोजन अपक्रिया हुआ, दूसरा जो हुआ वियोजन अपक्रिया हुआ, तीसरा जो हुआ का विस्थापन अपक्रिया, और चौथा द्विव विस्थापन अपक्रिया, और पांचवा जो होगा क्या होगा, अपचयन और उपचयन अपक्रिया, यानी उसको कुल मिला के बोला जाए तो रेडॉक्स अपक्रिया। क्या, तो रेडॉक्स अपक्रिया, ठीक है। तो चलिए हम लोग बारी बारी करके इसको समझते हैं, और इसको ऑब्जेक्टिव भी एगो डाल देंगे उसी में, एक दो समझने के लिए कैसे कैसे आता है, ठीक है। चलिए हम लोग पहला सबसे पहले संयोजन अपक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि रासायनिक समीकरण का प्रकार 5 होता है, उसमें पहला प्रकार हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अपक्रिया क्या होता है। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण कराते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। यानी ध्यान रखना है कि जब 2 गो पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ का उधर निर्माण कराएगा, तो उसी को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझा जाए तो कार्बन है और ऑक्सीजन है, इसको जब आप मिलाइएगा, इधर अपक्रिया करिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। लेकिन जस्ट यही उल्टा रहता है, इस तरफ ध्यान दीजिएगा कि यही रहता है कि CO2, और इधर रहता है इस तरफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन O2, तो ये नहीं होता संयोजन अपक्रिया, ठीक ना, ये वियोजन अपक्रिया हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, अभी हम लोग वियोजन पढ़ेंगे, पहले संयोजन देख लेते हैं। यानी कि 2 गो पदार्थ मिलकर वो नया पदार्थ बना है, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है, ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन ऑक्साइड है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पर भी फेरस है और सल्फर है, ठीक है, तो यहाँ फेरस सल्फाइड है, फेरस सल्फाइड बन रहा है, ठीक है। तो इसी तरह यानी कि 2 गो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बन रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संयोजन अपक्रिया बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लिए कि निम्न में से कौन संयोजन अपक्रिया है, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब आप हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो 2 गो पदार्थ मिल गए, नया पदार्थ इधर बना दिया गया है। ये तो 2 बैलेंस के लिए लिया गया है, यहाँ हाइड्रोजन 4 गए, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 गए, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम गिनते हैं। तो यहाँ देखिए 2 गो पदार्थ मिलकर वो नया पदार्थ बन रहा है, यानी कि हमारा संयोजन अपक्रिया हो सकता है। दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर एक पदार्थ से इधर 2 गो पदार्थ बन रहे हैं, तो वियोजन चल जाएगा। ये भी देखिए एगो से 2 गो बन रहा है इधर, तो ये भी क्या करेगा, वियोजन। तो हमारा जो करा था संयोजन अपक्रिया बताना है, तो 2 गो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया बोलते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, संयोजन अपक्रिया बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह ही ऑब्जेक्टिव संयोजन अपक्रिया से पूछता है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि संयोजन अपक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। अब अगला हम लोग पढ़ते हैं, अगला इसमें चलिए इसी के अंतर्गत एक और टॉपिक है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया क्या है। तो जिन अपक्रियाओं में उत्पादों के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी कि जब उत्पाद हम लोग इधर जो निर्माण कराते हैं, अपक्रिया करके जो निर्माण होगा, उसमें ऊष्मा रुकेगा ना, तो समझ जाइएगा आपकी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो रहा है, ठीक ना। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया का उदाहरण है वो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जैसे प्राकृतिक गैस में दहन किया जाता है, तो इसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है, उत्पाद में, यानी कि प्रतिफल में, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहेंगे। अब एक चीज और आता है, एग्जाम में बहुत आता है वाला, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख दिया है
कि शाक सब्जियों का कंपोस्ट विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कौन सी रासायनिक अपक्रिया है। ठीक है, ऐसे दे देगा उसमें 6P और 3-4 दे देगा, तो आप क्या मारिएगा, उसमें 6P रासायनिक अपक्रिया मारिएगा, यानी कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना या उसमें 6P अपक्रिया के उसमें 6P रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला टॉपिक है दूसरा वियोजन अपक्रिया, तो जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनता है, यानी दो एगो रहेगा और वो टूटेगा तो दो को बने या दो से अधिक बने, वो क्या कहलाएगा, वियोजन अपक्रिया कहलाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर CaCO3 इधर दो में टूटा है ना, CaO बना है और क्या बना है, CO2 बना है। यहाँ पर भी है KClO3, तो यहाँ पर ये वो है और यहाँ पर टूट के क्या हो गया, दो हो गया। यहाँ पर इसको देखिएगा तो एक है, लेकिन इधर जो प्राप्त हुआ है प्रतिफल के ओर क्या हो रहा है, 2-3 को प्राप्त हो गया, यानी दो से ज्यादा प्राप्त हो गया है। तो ये यानी कि एक रहेगा और एगो से इधर दो को आएगा टूट के, ये अभिकारक करेगा, मान लीजिए इधर वाला प्रतिफल, तो प्रतिफल में दो को जब आ गया या दो से अधिक आ गया तो वियोजन कहलाएगा। लेकिन यही सीधा उल्टा रहता है इस तरफ कि CaO प्लस CO2, तो यहाँ पर इधर बनता CaCO3, तो ये तो कहलाता का संयोजन। लेकिन यही जब उल्टा हो गया, एगो से दो को टूट रहा है, दो से ज्यादा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया कहेंगे। तो इसी तरह एक क्वेश्चन है कि CaCO3 को यहाँ पर हम, ठीक है, अपक्रिया कराया गया, देखता है CaO प्लस में CO2 आया है, यही हो रहा है, देख लीजिए। तो सीधा जब ये आया है तो ये बताना है कौन सा अपक्रिया है, वियोजन, संयोजन, उभयगामी प्रतिस्थापन। यहाँ पर तो सीधा लग रहा है ना कि यहाँ पर एगो है और एगो से इधर क्या बन रहा है, दो को बन रहा है, तो दो को बन रहा है, यानी कि देखिए जो बड़े अणु है, बड़का अणु यहाँ पर है, टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बन रहा है, छोटा छोटा, तो यहाँ पर दो को बन गया है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम, वियोजन अपक्रिया कहेंगे। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक समझ में अच्छा से आ गया होगा। चलिए अगला आगे देखते हैं कि वियोजन अपक्रिया के अंतर्गत हम लोग अभी 3 को पढ़ना है। जैसे उष्मीय अपक्रिया क्या होता है, विद्युतीय वियोजन क्या कहलाता है, प्रकाशीय वियोजन क्या कहलाता है। ठीक है, तो उष्मीय अपक्रिया हम लोग पढ़ते हैं, यानी जिस तीर चिन्ह पे उष्मा लगेगा ना, तो समझेगा कि उष्मीय अपक्रिया हो रहा है। तीर चिन्ह पे क्या लगेगा, उष्मा रहेगा, यानी उष्मा लगा रहेगा तो उष्मीय अपक्रिया, यानी उष्मा गर्मी को दिखाता है, यानी उष्मीय अपक्रिया, सीधा समझिए। विद्युतीय वियोजन क्या कहें, देखिए यहाँ पर ये है CaCO3, इस पे तीर चिन्ह पे क्या है, उष्मा हम दिया है, तो उष्मा उष्मीय अपक्रिया के अंतर्गत आया। और उष्मीय अपक्रिया किसके अंतर्गत आता है, तो वियोजन अपक्रिया के अंतर्गत आता है। इसी तरह आप विद्युत वियोजन, तो विद्युत वियोजन क्या है, तीर चिन्ह पे विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, क्या कर देगी, तीर चिन्ह पे विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी। समीकरण दिया रहेगा, समीकरण को तीर देखा के और तीर चिन्ह के ऊपर दिखाया जाएगा, या तो उष्मा रहेगा तो उष्मा विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, तो समझेगा विद्युतीय वियोजन है। लेकिन किसके अंतर्गत आता है, तो वियोजन अपक्रिया के अंतर्गत ही आता है। इसी तरह आपको पूछा जाएगा प्रकाशीय वियोजन अपक्रिया क्या है, तो तीर चिन्ह पे समझिएगा कि प्रकाश सूर्य का प्रकाश दिखाया जाएगा। ठीक है, या तो सूर्य सन इस तरफ बना दिया जाएगा तीर चिन्ह पे, इस तरफ, ठीक है, या तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, लिखिए कि देता है सीधा कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रहे अपक्रिया, तो कौन सा कहलाएगा, प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। लेकिन किसके अंतर्गत, तो वियोजन अपक्रिया के अंतर्गत ही आता है, वियोजन अपक्रिया के अंतर्गत ही आता है। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, प्रकाशीय वियोजन का। पूछा जाएगा कि ब्लैक और व्हाइट करने में मतलब, ठीक है ना, किसका किस वियोजन का उपयोग किया जाता है, प्रकाशीय वियोजन का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। ठीक है ना, फोटो खींचने में ब्लैक और व्हाइट में, यदि किसके अंतर्गत आएगा, तो वियोजन अपक्रिया के अंतर्गत आता है। तीनों ही वियोजन अपक्रिया के अंतर्गत आएगा, ध्यान दीजिएगा, उष्मीय अपक्रिया, विद्युतीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। यानी जिस पे तीर चिन्ह उष्मा रहेगा तो समझ जाएगा उष्मीय अपक्रिया वाला, लेकिन किसके अंतर्गत है, तो वियोजन अपक्रिया के अंतर्गत है, उसी का पाठ है। ठीक है, इसी तरह पूछेगा विद्युत वियोजन क्या है, तो समझिएगा तीर चिन्ह पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो समझिए वियोजन अपक्रिया के अंतर्गत हो रहा है, लेकिन किसके, विद्युत वियोजन के अंतर्गत। अब इसी तरह प्रकाशीय वियोजन पूछेगा तो उस पर प्रकाश का, सूर्य के प्रकाश को दिखाया जाएगा तीर चिन्ह पे, और वो होगा प्रकाशीय वियोजन, लेकिन वियोजन अपक्रिया के अंतर्गत। तो उम्मीद करते हैं कि भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक को भी। चलिए अगला देखते हैं, विस्थापन अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ फेरस है, यहाँ कॉपर सल्फेट है, यहाँ देखिए फेरस दूसरे परमाणु के साथ विस्थापित कर दिया जाता है, यहाँ फेरस है और फेरस को यहाँ क्या बोल रहा है, कॉपर सल्फेट, सल्फेट दूसरका वाला के परमाणु के साथ इसको विस्थापित कर दिया जाए, यानी फेरस को सल्फेट के साथ SO4। ठीक है, तो फेरस सल्फेट हो जा रहा है, प्लस में कॉपर का हो जा रहा है, आगे चल जा रहा है, कॉपर को हटा दिया, यानी कि इसको फेरस को देखिए क्या गया, वह अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित, यहाँ यौगिक है, इसमें उपस्थित परमाणु या परमाणु के समूह को किसी दूसरे परमाणु के द्वारा विस्थापित कर दिया, यहाँ फेरस है और इसमें इसके द्वारा का SO4 के साथ विस्थापित कर दिया है, ठीक है, कहलाएगा विस्थापन अपक्रिया कहलाएगा। यहाँ पर भी कॉपर है और कॉपर को NO3 के साथ किया होगा। ठीक है, देखिए कॉपर और NO3 का होल्ड वाइज इसके साथ कर दिया, Ag का हो गया, Ag निकल गया है आगे। ठीक है, यानी कि इसके पहला वाला में दिया जाएगा कि लोहा जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, और दूसरा में सिल्वर की तुलना में कॉपर जो है अधिक क्रियाशील है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको विस्थापन अपक्रिया समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए अगला।
चलिए अगला द्रव्य विस्थापन अपक्रिया पढ़ते हैं। दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उन्हीं को हम द्रव्य विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यानी जो इधर रहेगा वो अपने ही में आदान प्रदान करके फिर इधर आ जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया कहेंगे, द्रव्य विस्थापन अपक्रिया कहेंगे, द्रव्य विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ पहला है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फाइड है, फेरस सल्फाइड। इसके बाद है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पर फेरस है, देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स कर लेते हैं। यहाँ पर एक प्रक्रिया लिखा है एक्स वाई प्लस ए बी। अब क्रिया करेगा तो एक्स जो है एक्स जो है बी के साथ चल जाएगा, ठीक है, और वाई जो है ए के साथ, वाई ए चाहे ए वाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्स इसको मान लेते हैं और इसको हम एस को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। यहाँ पर H2 यानी हाइड्रोजन को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, SO4 को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। इधर हम अब देखते हैं क्या आया है। चलिए एक्स बी हमारा होता है। फेरस को हम क्या बोले हैं, एक्स बोले हैं, फेरस को एक्स बोले हैं, इसको SO4 को क्या बोले हैं, बी बोले हैं। अब प्लस बी यहाँ पर आइए, हाइड्रोजन को क्या बोले थे हम यहाँ पर, ए बोले थे, हाइड्रोजन को ए बोले थे, और सल्फर को क्या बोले हैं, सल्फर को अकेले वाई बोले हैं। तो देखिए ये रूल को फॉलो कर दिया, यानी कि आपस में ही क्या हो रहा है, अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहा है, आपस में ही अपने आयनों का आदान प्रदान करके फिर वहीं रह जा रहा है, तो उसी को हम लोग द्रव्य विस्थापन अपक्रिया कहेंगे। यानी कि दोहरा दे रहा है इसको, बस क्या कर दे रहा है, आयनों का आदान प्रदान करता है। यौगिक अपने आयनों को क्या कर दे रहा है, आदान प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो ये द्रव्य विस्थापन अपक्रिया का प्रक्रिया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आगे होगा आपको। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, उपचयन और अपचयन क्या कहलाता है, उसी को रेडॉक्स अपक्रिया बोला जाता है। तो सबसे पहले हम उपचयन पढ़ेंगे। तो पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, यानी ऑक्सीजन उसमें जुड़ता है, या हाइड्रोजन का ह्रास होना, यानी हाइड्रोजन अलग हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल में लिए हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है, यहाँ पर कार्बन अकेले था और यहाँ पर कार्बन क्या हुआ, उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया इसमें। तो ये कौन अपक्रिया कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा, यानी वृद्धि हो रहा है, ऑक्सीजन का वृद्धि होगा तो उपचयन कहलाएगा। ठीक है, उपचयन कहलाएगा। हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन इसमें है नहीं, तो अपना इसमें किस चीज का बात हो रहा है, इसमें हो रहा है जो ऑक्सीजन जो है क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, उपचयन अपक्रिया कहलाया। और अपचयन अपक्रिया कहलाएगा पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना, यानी कि हाइड्रोजन किसमें वृद्धि होता है, या ऑक्सीजन का ह्रास होना, अपचयन अपक्रिया कहलाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर CaO है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, आगे चल के कॉपर जो है Cu था, यहाँ पर C नहीं है, Cu है, COO है। देखिए यहाँ पर कॉपर अकेले हो गया, यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ था, यहाँ पर कॉपर अकेले हो गया है, ऑक्सीजन उधर निकल गया है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का ह्रास हो गया है। तो जब ह्रास हो गया तो क्या कहलाएगा, अपचयन अपक्रिया कहलाएगा, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन का हो गया, हाइड्रोजन का क्या हो गया है, ह्रास हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया है। ठीक है, और हाइड्रोजन में क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो जा रहा है। देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है, ठीक है, यहाँ पर कॉपर जो है Cu, इसमें जो है ऑक्सीजन की कमी हो गई है, वहीं पर लोग ऑक्सीजन का ह्रास होना है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ये किस अपक्रिया के अंतर्गत है, अपचयन अपक्रिया के अंतर्गत है। आज जिन जिन समीकरण में, यानी कि जिन समीकरण में दोनों अपक्रिया होगा, अपचयन और उपचयन, तो वह अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो रेडॉक्स अपक्रिया इस तरफ होगा कि जिस समीकरण में, यानी जिस समीकरण में उपचयन और अपचयन दोनों होता है, उसी को हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, उसी को हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे हम इधर ले लिए, मान लीजिए आपसे कि CuO प्लस हम ले लेते हैं हाइड्रोजन H2, इधर अपक्रिया कराने से हमारा हो जाएगा कॉपर Cu प्लस में इधर H2O। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर कॉपर है, Cu है, यहाँ पर देखिए कॉपर, कॉपर जो है यहाँ पर कॉपर अकेले हो गया था, यहाँ पर कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ था, ह्रास जब हो गया तो कौन अपक्रिया कहलाएगा, अपचयन अपक्रिया कहलाएगा, अपचयन कहला गया। और ऊपर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जो है क्या हो रहा है, मिल रहा है, यानी कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर हाइड्रोजन में यहाँ पर जाकर ऑक्सीजन मिल गया है, यानी यहाँ वृद्धि हुई है। तो वृद्धि हुआ है तो क्या कहलाएगा, उपचयन अपक्रिया कहलाएगा, उपचयन अपक्रिया। जिन समीकरण में ये दोनों अपक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया। ये तो आसान चीज है पहचानना, यानी कि जिसमें उपचयन होगा और अपचयन होगा, जिन समीकरण में वो रेडॉक्स अपक्रिया कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। बस यहाँ से रखिएगा याद कि ऑक्सीजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन का इसमें वृद्धि होता है, जिसमें उपचयन होता है। अपचयन वाला में क्या होता है कि हाइड्रोजन की वृद्धि होता है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा रेडॉक्स अपक्रिया भी, और उपचयन और अपचयन भी। ठीक है, चलिए संक्षारण समझ लेते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है, और इन्हीं प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं, यानी कि उस पर जंग लग जाता है। कोई धातु जब पानी उन्हीं के संपर्क में आता है तो जंग नहीं लगाता है, उसी को आर्द्रता लिखा है, आर्द्र के संपर्क में आती है तो उस पर क्या होता है, जंग हो जाता है। जैसे
मान लीजिए छड़ देखते हैं, छड़ रखे हैं ना, कि पानी में रख दीजिएगा तो फिर उस पर जम जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होता है, मुरझाने लगता है। तो फिर उसको, या कोई चीज़ घर में से मान लीजिए घर बनाते हैं और घर में खिड़की होता है, खिड़की में अगर खिड़की हम लोग बनाते हैं उसमें इसी तरफ लगा देंगे तो हम लोग क्या होता है, जंग लगने लगता है। तो फिर उसको हम लोग पेपर से साफ करते हैं, रगड़ के, उसको मिलता है रगड़ने वाला, उसे साफ करके पेंट किया जाता है। तो पेंट कर देते हैं तो फिर उस पर जंग नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसको उसमें आर्द्रता नहीं मिलती है, ठीक है, आर्द्रता नहीं मिलती है, नमी नहीं मिलती है। तो वही है कि लोहे पर जंग लगाना किसी संक्षारण कहलाएगा। तांबे के ऊपर काली परत होती है, काली परत चढ़ जाती है, तांबे के ऊपर चांदी के ऊपर काली परत चढ़ती है और तांबे के ऊपर जो हरी परत चढ़ जाती है, तो ये सभी क्या कहलाएगा, संक्षारण कहलाएगा, ठीक है, यानी जंग लगाना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं टॉपिक। चलिए अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। तो हम लिखे वासा युक्त अथवा तैलीय, यह है तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रह जाता है तब उसका स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है। यानी कि देखिए, जैसे तैलीय पदार्थ में कुरकुरा, चिप्स, ये सब हुआ। अब इस सबको आप जब तक एक्सपायरी डेट नहीं रखिएगा, ज़्यादा दिन का हो जाएगा तो उसको अब क्या करिएगा, स्वाद उसका बदल जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर आप खाइएगा तो आपको नुकसान करेगा। तो इसलिए वही चीज़ हुआ, इसलिए लिखा गया वासा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो उसका स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, इसलिए उसको हमको क्या करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। वहीं इसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, विकृत गंधिता के अंतर्गत, यानी कि समय के अनुसार उसका यूज नहीं हुआ तो उसमें गंध आ जाएगा, वो खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर समाप्त हो गया है, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग हल करेंगे, ठीक है, अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए।